फर्स्ट ऑर्डर से ग्रेटर का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा मोर देन वन ऑर्डर का होगा। मतलब मैं ये कहता हूँ कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू 7। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो यहाँ पे आपके हैंडआउट्स के अंदर गिवन है कि ए एन ऑफ एक्स क्या है। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि प्योरली जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आ जाएगा यहाँ पे तो ये जो इक्वेशन आएगी वो लीनियर नहीं रहेगी। तो हमारा असल जो टॉपिक है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर में लीनियर तभी रहेगा कि अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको, ये मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा। पहली चीज़ कि डिपेंडेंट वेरिएबल हैविंग पावर 1 या लीनियर। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, अब यहाँ पे मैं वेरिएबल के साथ साथ यहाँ उसके डेरिवेटिव को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल डज नॉट मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव। और तीसरी चीज़, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर्स इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब है ये प्योरली फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ए एन लिखने का मकसद ये है कि क्योंकि nth ऑर्डर है ना, एन कुछ भी नंबर हो सकता है होल नंबर में से, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन। तो उसी हिसाब से उसके ये फंक्शन है पूरा। और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, अब ये जो इक्वल टू जी ऑफ एक्स है इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इन जनरल फाइनल लिखी है दैट इज कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, नॉन होमो। अच्छा, एक चीज़ हमने नॉन होमोजीनियस के, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी डिस्कस की थी। तो उसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसके अंदर एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि उसके जो कोफिशिएंट है यानी एम ऑफ एक्स वाई में अगर आप एम ऑफ टी एक्स और वाई टी लेते हैं और इसका आंसर आ जाता है टी रेस टू पार एन ई पार एन एम ऑफ एक्स एंड वाई, देन वी से दैट द फंक्शन इज होमोजीनियस। बिल्कुल ठीक है, ये भी डेफिनेशन फर्स्ट ऑर्डर की थी। अभी क्योंकि हमारे पास हायर ऑर्डर आ गया है तो हम जनरल बात करेंगे, हम ऐसी बात करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी एप्लीकेबल हो, सेकंड ऑर्डर के लिए भी एप्लीकेबल हो और उससे हायर ऑर्डर के लिए भी एप्लीकेबल हो। तो इन जनरल अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है और वो इंडिपेंडेंटली अपीयर हो रहा है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव वे है वो यहाँ पे हमने लिखा। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने nth ऑर्डर के लिए जो ये पहली नोटेशन, ये जो नोटेशन है ये लेबनीज नोटेशन है और ये दूसरी नोटेशन जो वेल नोन न्यूटन नोटेशन है। न्यूटन नोटेशन के अंदर हम या आइलर नोटेशन इसे बोलते हैं। न्यूटन नोटेशन तो डॉट की फॉर्म में था, तो डॉट की फॉर्म में होगा तो न्यूटन नोटेशन होगा डेरिवेटिव, और अगर ये होल पावर की फॉर्म में होगा आइलर्स नोटेशन है। तो इस आइलर नोटेशन में एन एन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन देखें, अगर हम, मैं सिंपल ये लिखता हूँ वाई की पावर एन, इसका मतलब है वाई की पावर एन। अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ तो इसका मतलब है वाई का nth डेरिवेटिव है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, तो अल्टरनेटिव फॉर्म में मैंने लिख लिया nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को।
तो ये जो जनरल फॉर्म लिखी है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसके अंदर ए नॉट ए वन ए टू सारे मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, तो ये हमारे पास एन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब इस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर हमारे पास कंडीशन भी आ जाती हैं और एन कंडीशन आ जाती हैं, और वो जो कंडीशन है, जो एन कंडीशन है, वो याद रखिएगा सिंपल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी एक्स नॉट अप टू सो ऑन एक्स नॉट, मतलब कि जो भी वाई की वैल्यू अगर मैं वन पे दे रहा हूँ, कोई नंबर है वाई नॉट, लेट्स सपोज ये भी कांस्टेंट है, तो वाई प्राइम एट वन इज इक्वल टू वाई वन, लेट्स सपोज वाई डबल प्राइम एट वन इज इक्वल टू वाई टू, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर हमें कंडीशन गिवन होंगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो ये दोनों चीज़ें मिल के यानी ये एक सेट बनेगा, और इस सेट को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मैं आसान अल्फाज में दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, एक मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ सेकंड ऑर्डर, वाई डबल प्राइम प्लस टू वाई प्राइम माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ अ सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है इक्वल टू ज़ीरो है तो नॉन होमोजीनियस कैसे होगी? इक्वल टू ज़ीरो से नॉन होमोजीनियस या होमोजेनिटी का क्वेश्चन नहीं रेज होता, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। होमोजीनियस के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन इंडिपेंडेंटली नहीं आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है, इस वजह से दैट इक्वेशन इज अ नॉन होमोजीनियस। ओके, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसके साथ अगर मैं दो कंडीशन भी ले लेता हूँ, y एट वन इज इक्वल टू टू एंड y प्राइम एट वन इज इक्वल टू सेवन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग कंडीशन गिवन है, तो इसका मतलब अब ये सारे का सारा सेट यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस कंडीशन मिल के जो चीज़ बनाएगा उसे हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक हो गया। लाइकवाइज हमारे पास जब बात आती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही होगी, वही हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसमें जो कंडीशन गिवन होगी वो इंडिपेंडेंट की दो डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग होगी, यानी एक ए पॉइंट पे गिवन है और दूसरा बी पॉइंट पे कंडीशन गिवन है। तो इन दैट केस आपके पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस ये जो कंडीशन है ये हमने जब रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब अगली बात ये आ जाती है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन कैसे लेंगे? बहुत आसान। सबसे पहली चीज़ है कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन किया है कि आपके पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो जो सोल्यूशन है वो आ गया, अ, ये वाला सोल्यूशन आ गया थ्री ई पार टू एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स। अब हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे, तो ये सिंपल था, डिफरेंशियल इक्वेशन ही सिंपल थी, दो दफ़ा जो है वो इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अभी हमारा कंसर्न हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि इनिशियल वाली प्रॉब्लम अगर हायर ऑर्डर की आ जाएगी तो उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले हमारे पास जब y आ जाएगा तो उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे 3x तो हमने कंडीशन पुट करने के बाद फाइंड आउट किया ना, और ये 3 जो है ये भी हमारे पास C1 है, तो C1 की वैल्यू हम, या C1 एंड C2 की जो वैल्यू है वो इन कंडीशन जो y एट 0 इज इक्वल टू 4 है इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, तो उसके भी हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट में हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करेंगे, और बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करने के बाद हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा।